ये रहा, देखो किस देश के खिलाड़ी है, नाम है इनका उस्मान ख्वाजा। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। बताएंगे उस्मान ख्वाजा किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, आप अगर क्रिकेट थोड़ा सा भी देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो उस्मान ख्वाजा हैं वो किस मतलब देश से क्रिकेट को खेलते हैं, बताइए है ना, किस देश से क्रिकेट खेलते हैं। तो आप कहेंगे देखो पाकिस्तान नहीं है भैया, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उस्मान ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है भैया कैनबरा। क्या है, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं उस्मान ख्वाजा। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलिया के भैया बाएं हाथ के बल्लेबाज यानी लेफ्ट आर्म हैं उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। उन्होंने सिडनी में 4 जनवरी से शुरू हो रहे एसएस सीरीज, इनके बीच एसएस सीरीज होती है। ठीक है, एसएस का 5वां टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ उनके करियर का आखिरी टेस्ट होगा। ठीक है, एसएस जो श्रृंखला होती है वो होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इनका नेतृत्व करने वाले पहले पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर और पहले मुस्लिम क्रिकेटर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी मूल के पहले और पहले मुस्लिम क्रिकेटर भी थे आपके। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, बताओ किस पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी ने है ना अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो वो कौन है, उस्मान ख्वाजा है आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को मोल्ड किया जा सकता है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है, आपसे पूछा है। बताइए मनोज कोठारी, क्रिकेट, हॉकी, बिलियर्ड, टेनिस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आप देखेंगे कहेंगे इनमें से कोई नहीं, तो नो इनमें से कोई नहीं, अभी होगा आंसर इसका बिलियर्ड्स। क्या होगा, बिलियर्ड्स इसका आंसर होगा। ठीक है, बिलियर्ड्स इसका आंसर होगा। नाम क्या है, मनोज कोठारी। ठीक है, बिलियर्ड्स क्या होता है, यहां पर आप देख पाएंगे, आप टेबल एक सजी होती है, बॉल्स रखी होती है, डंडा होता है, उस डंडे से उस मतलब बॉल के होल में डाली जाती है। ठीक है, चलो तो मनोज कोठारी है भैया आपके, पूर्व विश्व बिलियर्ड चैंपियन है मनोज कोठारी का 67 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। ठीक है, उन्होंने 1990 में भैया क्या जीता, आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती थी और राष्ट्रीय मुख्य कोच के रूप में कार्य किया था। उनके पुत्र सौरभ भी पूर्व विश्व बिलियर्ड चैंपियन है, उन्होंने 2025 में यह खिताब जीता था। सौरभ कोठारी का नाम आपने सुना नहीं, सौरभ कोठारी, मनोज कोठारी उनके पिताजी हैं सौरभ कोठारी के। ठीक है, सौरभ कोठारी के। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्टेटमेंट पर क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पर्यावरण मंत्रालय ने कलाई 2, कौन सा, कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सही कथन आपको चुनना है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको चुनना है। यह परियोजना लोहित नदी पर बनाई जाएगी। इस परियोजना की क्षमता 14,000 मेगावाट है। यह परियोजना ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाएगी। यह परियोजना असम में बनाई जाएगी। आपको बताना है, तो आप कहेंगे यह परियोजना जो है ना वह लोहित नदी पर बनाई जाएगी। किस पर बनेगी, यह लोहित नदी पर बनाई जाएगी। कौन सी भैया परियोजना है, परियोजना का नाम है कलाई 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, कहां पर यह बनाई जाएगी, लोहित नदी पर। पढ़ेंगे इसके बारे में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने चीन सीमा के करीब स्थित अरुणाचल प्रदेश के अजाव में लोहित नदी पर 1200 मेगावाट, देखो यहां पर कितने मेगावाट बताया था, 1400, ये 1400 नहीं है, कितनी है, 1200 मेगावाट है। कितनी है, 1200 मेगावाट है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये चीजें। और आप अगर इस क्वेश्चन को कहो कि भैया इसे बदल दो, नहीं बदलेंगे। क्यों, ये भैया डायरेक्ट क्वेश्चन इसी बिहाफ में पूछे गए हैं परीक्षा में। बात समझ रहे हो ना, तो ये तो ऐसे ही रहेंगे बाबूजी। थोड़ा सा आपको पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और थोड़ा सा अपने आप को बदलना होगा। कारण मैंने आपको बता दिया है, ये सब आपके लिए है, ये सब कुछ आपके लिए है बॉस। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, मेरे साथ में देखो 1200 मेगावाट की भैया कलाई 2 पन बिजली परियोजना है। ठीक है, बात करें कितना पैसा आवंटित हुआ इसके लिए, कितना पैसा आवंटित हुआ है, 14,176.26 करोड़ रुपए। ये भी आप याद रखेंगे, कितना पैसा, 14,176.26 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। और इस परियोजना के लिए भैया 869 हेक्टेयर वन भूमि को भैया क्या किया गया, डाइवर्ट किया। कितनी भैया, 869 हेक्टेयर वन भूमि को डाइवर्ट किया गया। ठीक है, यह लोहित नदी पर एक रन ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसे THDC इंडिया के द्वारा विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब चलो इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे बात। ठीक है, देखो लोहित पूर्वी तिब्बत में तिरप फांसी वर्तमाला, क्या है, तिरप फांसी पर्वतमाला से निकलती है और अरुणाचल के भैया किबिथो क्षेत्र में माध्यम से, किबिथो क्षेत्र के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, पर्यावरणविदों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि परियोजना के पर्यावरण मूल्यांकन ने क्षेत्र में गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफेद पेट वाले बगुले की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया है। इन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में क्या होता है, ठीक है, जो आपका एक सफेद पेट वाला बगुला है उसकी उपस्थिति को इन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं होते, ये उपस्थिति को भैया जी नजरअंदाज कर दिया है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन,
ठीक है, वैकपोस लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया था, जो इस तरह के अध्ययनों के लिए मान्यता प्राप्त एक सरकारी उद्यम है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कलाई 2 पॉइंट जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दी गई है और इसके बारे में सही कथन आपको बताना था। तो इनमें से सही कथन क्या था? ना ये ब्रह्मपुत्र पर है, ना ये असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, लोहित नदी पर बनाई जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। ठीक है, तो ये बारे में आपको मैंने बताया। कितनी है भैया? 1200 मेगावाट है, 14,176.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है और 869 हेक्टेयर वन भूमि को डाइवर्ट किया जाएगा इसके कारण। ठीक है, तो आप इसके बारे में इतनी जानकारी आप जरूर रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन फिर उसी हिसाब से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और थोड़ा सा ध्यान देंगे। भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। कौन सा? भारत की, देखो क्या है, भारत की पहली है, भारत की पहली सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक। कौन सा भैया? एआई क्लिनिक है ना, क्या है? एक एआई क्लिनिक है, इसका उद्घाटन किया गया और इसके बारे में आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। देखो, तो पूछा है यह एम्स नई दिल्ली में शुरू किया गया, यह सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया, यह अपोलो अस्पताल मुंबई में शुरू किया गया, और यह निम्हांस जिसे हम कहते हैं क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। तो भैया इसमें सारे स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, यह सरकारी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है ना। तो आपसे पूछेगा बताओ एआई क्लिनिक, अगर देखो मैं नॉर्मल क्वेश्चन अगर बना के लाता तो आपसे यह पूछता कि भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, और यही आंसर होता है कि भैया इसका उद्घाटन किया गया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। अब इसी को थोड़ा सा बना के, इसमें टाइम लगता है बेटा, ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कुछ भी हम आपको पढ़ा दें। ठीक है, तो आप क्या करके भैया ये ग्रेटर नोएडा मेडिकल साइंस में शुरू किया गया। अब बारी इसके बारे में जानकारी देखेंगे। देखो आंसर नंबर आपका बी सही हो गया, कहां पर? ग्रेटर नोएडा में भैया। तो ग्रेटर नोएडा में स्थित सरकारी इंस्टीट्यूट इनपुट का विश्लेषण करेगा ताकि कैंसर, हृदय यानी हार्ट और गुर्दा और जिगर जैसी बीमारियों के लिए प्रारंभिक पहचान, निदान और उपचार योजना के समर्थन मिल सके। ठीक है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास और आईआईटी लखनऊ जैसे संस्थानों के सहयोग से। ठीक है, कौन कौन से आईआईटीज हैं इसमें? भैया जी आईआईटी कानपुर भैया भी शामिल है, आईआईटी मद्रास भी शामिल है और आईआईटी लखनऊ। भारत में दूसरी बार कौन सा सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया है? कौन सा है? सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया है और इसके बारे में आपको राइट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते थे कि भारत में दूसरी बार सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया, इसको कहां पर? सीधा बता देते राजस्थान, असम, कर्नाटक। अभी क्या है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया गया कि यह राजस्थान के रणथंभौर में देखा गया, यह मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया, है ना। तो आपको यह भी पता है कि रणथंभौर कहां पर है? राजस्थान में है भैया। कान्हा कहां है? मध्य प्रदेश में भैया। ठीक है, महाराष्ट्र के ताडोबा अभ्यारण्य में देखा गया, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये भैया कहां पर देखा गया? ये आपका सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया, यह कर्नाटक के विजयनगर जिले में देखा गया। कहां पर? कर्नाटक के विजयनगर जिले में ये देखा गया। कौन? सैंडलवुड लेपर्ड को। ठीक है, कहां पर देखा गया? सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया है कर्नाटक के विजयनगर जिले में। ठीक है, को देखा गया। ठीक है, भारतीय तेंदुए का एक दुर्लभ रंग, कैसा है? भारतीय तेंदुए का एक दुर्लभ रंग पहली बार कर्नाटक के विजयनगर जिले में देखा गया। भारत में इसे पहले केवल एक ही ऐसा तेंदुआ दस्तावेजित किया गया, रजिस्टर्ड किया गया था, जो कहां पर? 2021 में, नवंबर 2021 में राजस्थान के भैया राणा कपूर क्षेत्र में था। वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे तेंदुए दक्षिण अफ्रीका में और एक तंजानिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। तो ये दूसरी बार देखा गया कहां पर? आपके कर्नाटक के विजयनगर जिले में सैंडलवुड लेपर्ड को देखा गया। कहते हैं ये कहां पर रजिस्टर किए गए हैं? मतलब ये या तो साउथ अफ्रीका में या तो तंजानिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। सैंडलवुड लेपर्ड की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ तेंदुए की राजधानी किसे को नामित किया गया? बताइए, भारत में तेंदुए की राजधानी किसको नामित किया गया? बताओ फटाफट से भैया। पहला बताया तो कहां पर देखा गया? तुम पढ़ क्या रहे हो? तुम कमेंट से फुर्सत पा जाओ तो तुमको यह पता चले कि पहला कहां देखा गया। हम सब कुछ बता रहे हैं और तुम्हारा कमेंट आ रहा है कि पहला कहां देखा गया। यार बाबूजी थोड़ा सा तो सुबह मतलब नींद से उठ के पढ़ो भैया। 2021 में राजस्थान के राणा कपूर क्षेत्र में देखा गया था पहला। बाबूजी कम से कम ये तो देखो कि हम पूछ क्या रहे हैं सामने वाले से। नींद से उठ जाइए भैया, है ना। कमेंटबाजी पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए, अपने फोन को इस फॉर्मेट में रख लीजिए। अगर आपने इस फॉर्मेट में रखा हुआ है तो सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, हाँ चलो। इस तेंदुए की अनुमानित उम्र, ठीक है, कितनी है? लगभग 6 से 7 साल है और इसे तेंदुआ जनसंख्या अध्ययन के दौरान कैमरा ट्रैप से चित्रित किया गया। चंदन जैसा यह असामान्य रंग
हाइपोमेलेनिज्म या एरिथ्रिज्म जैसी अनुवांशिक स्थितियों का परिणाम माना जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ रंग का हल्के लाल गुलाबी कोट में दिखाई देता है, जो चंदन के रंग के समान है और हल्के भूरे रंग के रोसेट के साथ, मतलब बहुत दुर्लभ रंग है इसका, ठीक है, बहुत ही दुर्लभ रंग है, इसलिए इसके बारे में जानकारी हम आपको पढ़ा रहे हैं बस। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन तुम समझ लो तुम्हारे पेपर में छपेगा, और फिर जब तुम्हारे पेपर में छपेगा तो तुम्हें ये क्वेश्चन याद आएगा। देखो पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से। हाल ही में 5 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए हैं। इनमें से बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है ना। पूछा है रिसेंटली 5 कंट्रीज हैव बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को बनाया गया। देखो तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 2 वर्ष की अवधि के लिए शुरू होगा। ये देश बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य लातविया और लाइबेरिया है। इन देशों ने अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया और सियरा लियोन की जगह ली है। लातविया पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसमें से आपको बताना था गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो गलत स्टेटमेंट है इसमें से इनमें से कोई नहीं, यानी सारे के सारे कैसे हैं, सारे के सारे सही स्टेटमेंट है। यानी अगर मैं बात करूं इसके बारे में, देखो तो इसमें इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, 1 जनवरी 2026 से 2 वर्ष की अवधि के लिए, बिल्कुल सही है। ये देश है आपके बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है आपका, लातविया है और लाइबेरिया है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। और इन्होंने किसकी जगह ली है वो भी बताया गया है कि इन्होंने अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया, सियरा लियोन की जगह पर ली है। और भैया बात करें लातविया पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है। आप सोचो तुम इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में ही सारी चीजें आपको बता दी गई, कौन से देश शामिल हुए, किसकी जगह पर आए, ठीक है, और भैया जी इन्होंने किसका स्थान लिया और कौन पहली बार शामिल हुआ, सारी बातें इसमें से बताई गई। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो पेपर में तुम्हारे छपेगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होने वाली 2 वर्षीय अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया है। अभी मैंने बताया ये देश कौन कौन से हैं। ये देश है बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया है। लातविया पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल हुआ है, बिल्कुल सही, अभी बताया मैंने आपको स्टेटमेंट में। इन देशों ने अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, स्लोवेनिया और लियोन की जगह ली है, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया, ठीक है। क्लियर है किनका किनका स्थान। अब देखो ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक है, तो आपको देश तो याद रखने पड़ेंगे, है ना। बिल्कुल क्लियर है जी भैया। चुनाव प्रक्रिया गुप्त मतदान के द्वारा की जाती है, जिसके लिए 193 सदस्य महासभा में 2/3 बहुमत आवश्यक है। नए सदस्य मौजूदा अस्थायी सदस्यों डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया के साथ जुड़े होंगे, जो 2026 के अंत तक सेवा देंगे भैया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किनको मुक्त किया गया है और कौन शामिल हुए हैं। तो कौन शामिल हुए हैं एक बार फिर से देख लो भैया, शामिल हुए हैं आपके कौन, एक बार देखेंगे फटाफट से। शामिल हुए हैं आपके बहरीन, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया, ये 5 हैं जो शामिल हुए हैं, ठीक है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए 293 करोड़ का अनुबंध किया है भैया, ठीक है। सही कथन आपको चुनना है, ठीक है। क्या है सूर्यास्त्र, क्या है भैया, सूर्यास्त्र की आपूर्ति के लिए 293 करोड़ का अनुबंध किया है, और ये क्या है सूर्यास्त्र। तो सूर्यास्त्र के बारे में अगर मैं बात करूं तो सूर्यास्त्र भैया क्या है, सूर्यास्त्र भारत का पहला, क्या है सूर्यास्त्र भैया, भारत का पहला स्वदेशी सार्वभौमिक मल्टी कैलिबर लंबी दूरी वाला रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। क्या है भैया, लंबी दूरी वाला और पहला स्वदेशी है, फर्स्ट इंडिजीनियस है भैया, यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज सिस्टम है आपका सूर्यास्त्र, ठीक है। सूर्यास्त्र आपका, ठीक। देखो भाई सूर्यास्त्र भारत का पहला, भारतीय सेना ने किसको बनाया है सूर्यास्त्र को बनाया है भारतीय सेना, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडियन आर्मी कहते हैं। भारतीय सेना ने पुणे स्थित निजी रक्षा निर्माता NIBE लिमिटेड के साथ इजराइल के सहयोग से, अब देखो ये भी पूछा जाएगा किसके सहयोग से सूर्यास्त्र को बनाया गया है, सूर्यास्त्र को बनाया गया है इजराइल के सहयोग से भी, इसके इजराइल के सहयोग से इसको बनाया गया है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, पहला स्वदेशी है, ठीक है। ये क्लियर बातें आपको याद रखनी होंगी। 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की स्ट्राइक क्षमता वाले उन्नत दूरी या उन्नत लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम सूर्यास्त्र
एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है आपका सूर्यास्त्र, ठीक है। ये आपका इसकी आपूर्ति के लिए 293 करोड़ का इन्होंने क्या किया है, एमओयू साइन किया है। आपसे पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा, ठीक है, सूर्यास्त्र क्या है, तो आपका सूर्यास्त्र क्या है, तो आप कहेंगे सूर्यास्त्र आपका एडवांस लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसको किसकी मदद से भैया, जिसको हमने बनाया है इजराइल की मदद से और भारतीय सेना ने इसको बनाया है। क्लियर है बॉस, बताइए। एक रॉकेट, हाँ सूर्यास्त्र, ठीक है, सूर्यास्त्र। अरे भैया जी इंग्लिश में अगर तुम कुछ भी पढ़ोगे तो सूर्यास्त्र पढ़ो या चाहे सूर्यास्त्र पढ़ो, ठीक है। हाँ ये सूर्यास्त्र नहीं है, ये सूर्यास्त्र है। बहुत कूटे जाओगे तुम सबके सब, हैं। चलो अब देखो, सूर्यास्त्र भारत का पहला स्वदेशी सार्वभौमिक बहु कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है, आपको बता दिया गया है, ठीक है। 150 किलोमीटर सब कुछ पता है ना। अब देखो यहां पर क्या है, इसे एकल लॉन्च प्लेटफॉर्म पर कई प्रकार के रॉकेट और मिसाइल एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। ये बातें बताएगी किसने बनाया है, आप सबको पता है NIBE ने बनाया है इसको, ठीक है, NIBE ने इसको बनाया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। अभी आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने तो बैन ही कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने तो बैन कर दिया है, लेकिन अब बात आ रही है और किसने, तो आप कहेंगे भैया जी और कौन बना रहा है, तो आप कहेंगे भैया जी इनमें से कोई नहीं होगा, ये होगा फ्रांस, ठीक है। क्या होगा, फ्रांस होगा। फ्रांस की कैपिटल क्या है, पेरिस है भैया। देखो फिर ई करने लगे ऑप्शन फ्रांस क्या होगा, फ्रांस इसका आंसर होगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं एग्जामिनर जो है वो आपको इनमें से कोई वाला ऑप्शन पूछता है, इसलिए मैंने उसमें कल शामिल किया था, ठीक है। तो फ्रांस बना रहा है इसकी योजना। देखो फ्रांस 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का और उच्च विद्यालयों में मोबाइल फोन की अनुमति न देने की योजना बना रहा है, जो सितंबर 2026 से लागू होगा भैया। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया है और दुनिया का ये भैया पहला प्रतिबंध लगाया जो दिसंबर में लागू हो गया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी 16 मतलब वाले बच्चों को लगा ही दिया है। अब फ्रांस कह रहा है तुम सुनने 16 में लगाया, मैं क्या करूंगा 15 में लगाऊंगा, ठीक है, मैं 15 वालों के लगा दूंगा बैन, ओके। चलो अगला पूछा है आपसे, रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा। वेयर विल द रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 बी हेल्ड रिसेंटली, बताइए ये कहां पर होगा, तो रीजनल वाला होगा जयपुर, है ना। अच्छा ये बताओ जयपुर को किस उपनाम से जानते हैं, अगर आपको पता हो तो बताइए। जयपुर को किस उपनाम से जानते हैं, जयपुर को हम किस सिटी के नाम से जानते हैं, तो जयपुर आप कहेंगे भैया इसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं ना, पिंक सिटी के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है, पिंक सिटी के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। हवा महल जयपुर में है आपका, ठीक है। और क्या क्या है जयपुर में बताओ, जंतर मंतर भी जयपुर में है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। पिंक सिटी बहुत बढ़िया, कभी समय मिले घूमने का तो जाइएगा। भारत में आयोजित होने वाले इंडिया स्टार्टअप इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026, ठीक है, के तहत राजस्थान रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन 6 जनवरी 2026 को जयपुर यानी आज के दिन, सॉरी कल हो गया, ठीक है, कल ये हो चुका है, ठीक है। तो 6 जनवरी 2026 को जयपुर में किया गया भैया, ठीक है। ये आपका कहां पर किया गया, जयपुर में किया गया आपका, ठीक है, जयपुर में। यह सम्मेलन राजस्थान डिजीफेस्ट टीटीआई ग्लोबल समिट के साथ आयोजित किया जाएगा, तो कहां पर, राजस्थान के जयपुर में। अगला, एम्स दिल्ली ने किसके सहयोग से आश्रय पहल को शुरू किया है ना, एम्स दिल्ली ने किसके भैया सहयोग से आश्रय पहल को शुरू किया गया है, बताएंगे। एम्स दिल्ली ने क्या है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, है ना, इसके सहयोग से किया है कौन सा, आश्रय पहल, ठीक है, एम्स दिल्ली ने किया है। देखो भाई क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिसको हम एम्स कहते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से आश्रय नाइट शेल्टर पहल, कौन सी है, आश्रय नाइट शेल्टर पहल को संचालित किया है। उद्देश्य क्या है, मरीजों और उनके साथी लोगों को सुरक्षित आश्रय, आराम और सम्मान प्रदान करना जो अन्यथा आउट पेशेंट विभाग की सेवाओं के लिए अस्पताल के बाहर रात गुजारते हैं। यह सुविधा मरीजों के परिवारों के लिए निःशुल्क, ठीक है, निःशुल्क आवास, 1500 बेड, भोजन और परिवहन प्रदान करती है, ठीक है। किसके लिए होगा भैया, आश्रय पहल, ये आपने, ठीक है, मतलब मैं बात करूं सीआरपीएफ और एम्स दिल्ली ने मिलकर ये चलाया है, ठीक है। चलो विश्व ब्रेल दिवस 2026 कब मनाया गया, विश्व ब्रेल, आप कहेंगे विश्व ब्रेल मनाते हैं हम 4 जनवरी को, ठीक है। कब मनाते हैं, विश्व ब्रेल मनाते हैं 4 जनवरी को मनाते हैं विश्व ब्रेल, वर्ल्ड ब्रेल कब मनाते हैं, 4 जनवरी को। देखो भाई विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है।
ब्रेल प्रणाली के आविष्कारक लुई ब्रेल, किसके? लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर, किसके? लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। और 2026 की थीम सबसे इंपॉर्टेंट जो तुम्हारे लिए रहती है, दिवस आप सबको पता होते हैं, स्टैटिक में आप पढ़ ही लेते हो, बट थीम हर साल बदलती है। तो इस साल की थीम है सुलभ संचार के माध्यम से सशक्तिकरण। क्या है? सुलभ संचार के माध्यम। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 4 जन, अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, कब इसको घोषित किया? गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया? कौन सा? रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है भैया आपका डॉक्टर चंद्रशेखर कांबरा को, ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा को भैया, ठीक है, कबारा को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा है भैया? रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में, ठीक है। 3 अवार्ड पढ़ेंगे। इसका कौन सा एडिशन है? तीसरा एडिशन का आयोजन कहां पर? दिल्ली, चेन्नई में किया गया। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन थे। तो पहला अवार्ड जो मैंने आपको बताया कौन सा? आप कहेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये मिला है चंद्रशेखर कबारा को, प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक है। दूसरा है सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश की सुबी ताबा, इन सबको मिला है भैया। और सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन ये इनको। तो इंपॉर्टेंट वाला ये मैंने आपको बता दिया है, कौन सा? ये आप इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, तो इसको आप, ठीक है, इसको आप महत्वपूर्ण रखेंगे। अगला है गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा, बताओ पहली बार ऐसा हो रहा है कि कौन सी टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भैया। तो इसमें से पशु टुकड़ी, महिला टुकड़ी, सिग्नल टुकड़ी, इंजीनियर टुकड़ी, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे पशु टुकड़ी, कौन सी रहेगी? पशु, एनिमल आपका कॉन्टिजेंट आपका ये भाग लेगा। भारतीय सेना की पशु टुकड़ी है ना, ये 2026 में गणतंत्र दिवस परेड के कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। यह टुकड़ी जो रिमाउंट और वेटरनरी कॉर्प्स है ना, वेटरनरी कॉर्प्स के अंतर्गत आती है भैया, ठीक है, वेटरनरी कॉर्प्स से ली गई, जिसमें 2 बैक्टीरियन ऊंट, 4 जास्कर पोनी, 4 रैप्टर, यानी 2 ऊंट होंगे इसमें, ठीक है, 4 इसमें जास्कर पोनी होंगे, 4 रैप्टर्स होंगे, 10 भारतीय नस्ल के सेना के कुत्ते, और 6 कैसे होंगे? 6 पारंपरिक सैनिक कुत्ते, यानी कुत्ते होंगे, ऊंट होंगे, जास्कर होंगे, और ना ये सारे इसमें शामिल होंगे भैया, ठीक है। चलो, पहली बार पशु टुकड़ी इसमें भाग ले रहे होगी भारतीय सेना की गणतंत्र दिवस की परेड में 2026 में, ठीक। चलो, हाल ही में दूरदराज के इलाकों में सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कहां पर? दूरदराज इलाकों में वाटर प्यूरिफायर की मैं बात कर रहा हूं, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, ये किसने इसको विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है भैया आपका डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है भैया, डीआरडीओ ने, डीआरडीओ, ठीक है, डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसको किया है दूरदराज पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर। देखो, दूरदराज इलाकों में सैनिकों के लिए पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम को विकसित किया है ना इसको। यह प्रणाली खारे समुद्र पानी और ब्रैकिश पानी के पीने योग्य में बदल सकती है, जो लंबे समय के भैया फील्ड मिशनों के दौरान विशेष रूप से उपयोगी है, जहां ताजे पानी की पहुंच सीमित या उपलब्ध नहीं होती। इनका कहना है कोई भी जो खारा पानी होगा में उपलब्ध, जो विभिन्न ऑपरेशनल वातावरण के लिए लचीलापन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ इंपीरियल ईगल कहां पर देखा गया? कौन सा है भैया? हाल ही में दुर्लभ इंपीरियल ईगल को कहां पर देखा गया है, बताएंगे? मुदुमलाई